कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार से कोई पुरानी सेकंड हैंड कार खरीदने की बात हुई? हाँ, अक्सर होती है। एक अजीब सी उलझन होती है ना। मतलब बेचने वाले को उस कार की नस नस का पता होता है। बिल्कुल। असली माइलेज क्या है, इंजन में कोई आवाज तो नहीं है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था या नहीं। और खरीदने वाले के पास क्या होता है? सिर्फ बेचने वाले के शब्द और गाड़ी की ऊपरी चमक। जानकारी का यही जो गैप है, एक के पास ज्यादा और दूसरे के पास बहुत कम, यही आज हमारी बातचीत का मुद्दा है। चलिए इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं। आज हम जिन स्टडी नोट्स पर बात करने वाले हैं वो इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझाते हैं जिसे इकोनॉमिक्स की दुनिया में कहते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही पकड़ा। और ये सिर्फ पुरानी कारों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे महसूस करते हैं, भले ही हमें इसका अकादमिक नाम न पता हो। ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। ओके। और ये समझाने में मदद करता है कि क्यों कुछ बाजार जो कागज पर तो एकदम परफेक्ट लगते हैं, असल जिंदगी में ठीक से काम नहीं कर पाते, जिसे मार्केट फेलियर कहते हैं। जी, बाजार की विफलता। आज हम इसी जानकारी के असंतुलन को इसकी जड़ से समझेंगे, इसके असर पर बात करेंगे और देखेंगे कि असल दुनिया में इसका कितना बड़ा और कभी-कभी कितना खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन यानी जानकारी का असंतुलन आखिर है क्या? देखिए, जब भी कोई लेन देन या कोई सौदा होता है तो एक आइडियल सिचुएशन तो ये है कि खरीदने और बेचने वाले दोनों के पास बराबर जानकारी हो। हाँ, पूरी और बराबर। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी से ज्यादा या बेहतर या कह सकते हैं अंदर की जानकारी होती है, तो उसी स्थिति को एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब एक तरह से एक खिलाड़ी अंधेरे में तीर चला रहा है जबकि दूसरे को सबको साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल। और यही चीज फिर बाजार में प्रॉब्लम क्रिएट करती होगी। हाँ, और यही जानकारी का डिसइक्विलिब्रियम बाजार में अक्षमता मतलब इनएफिशिएंसी पैदा करता है। अच्छा। इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने सबसे पहले 1970 में जॉर्ज एक्लोफ नाम के एक अर्थशास्त्री ने अपने एक बहुत ही चर्चित रिसर्च पेपर में समझाया था। जॉर्ज एक्लोफ। जी, और पेपर का नाम था द मार्केट फॉर लेमन्स। द मार्केट फॉर लेमन्स मतलब नींबू का बाजार। ये कैसा नाम हुआ? सुनने में तो किसी सब्जी मंडी जैसा लगता है। सबसे मजेदार बात यही है कि उन्होंने इसे समझाने के लिए सेकेंड हैंड कार बाजार का ही उदाहरण दिया था। अच्छा। अमेरिकी स्लैंग में खराब क्वालिटी की कारों को, मतलब जो बाहर से तो अच्छी दिखती हैं पर अंदर से खोखली होती हैं, उन्हें लेमन्स यानी नींबू कहा जाता है। और अच्छी कारों को? और जो अच्छी भरोसेमंद कारें होती हैं उन्हें पीचेस यानी आड़ू कहते हैं। अच्छा, तो ये नींबू और आड़ू वाली बात है। तो इसमें समस्या कहाँ आती है? समस्या यह है कि खरीदार को बाहर से देखकर पता नहीं चलता कि कौन सी कार पीच है और कौन सी लेमन। सही बात है। उसे डर लगता है कि कहीं उसे कोई खराब गाड़ी ना बेच दे, इसलिए वो एक औसत कीमत देने को ही तैयार होता है, जो एक अच्छी कार से कम हो लेकिन एक खराब कार से थोड़ी ज्यादा। बिल्कुल। समझ गई। लेकिन इस औसत कीमत पर कोई भी अपनी अच्छी भली पीच जैसी कार क्यों बेचेगा? उसे तो अपनी कार की असली कीमत से बहुत कम पैसे मिलेंगे। एग्जैक्टली, यही तो सवाल है और यहीं से सारा खेल बिगड़ता है। कैसे? अच्छी कारों के मालिक सोचते हैं कि इतने कम दाम में मैं अपनी बढ़िया गाड़ी क्यों बेचूं, और वो अपनी कारें बाजार से हटा लेते हैं। अब नतीजा क्या होता है? बाजार में बिकने के लिए सिर्फ खराब क्वालिटी की कारें, यानी सिर्फ लेमन्स ही रह जाती है। जी, जानकारी की कमी की वजह से अच्छा प्रोडक्ट बाजार से बाहर हो गया और पूरा का पूरा बाजारी खराब गाड़ियों का अड्डा बन गया। इसी को द मार्केट फॉर लेमन्स कहते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक छोटी सी जानकारी की कमी पूरे बाजार को ही डुबो सकती है। हाँ। तो फिर इसका समाधान क्या है? नोट्स में सर्टिफिकेशन जैसी किसी चीज का जिक्र था। हाँ, एक समाधान है बाजार में किसी तीसरे भरोसेमंद पक्ष का आना। जैसे मान लीजिए कोई जानी मानी ऑटोमोबाइल एजेंसी या कोई नामी मैकेनिक कार को अच्छी तरह से चेक करके एक सर्टिफिकेट दे दे कि ये गाड़ी हर तरह से बढ़िया है। इससे जानकारी का गैप भर जाता है। हाँ, अब खरीदार को भरोसा हो जाता है और वो अच्छी कार के लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूछिए। क्या हम उन सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाओं पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं? हमने 2008 की वित्तीय संकट में देखा था कि कैसे बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने ही सबसे बड़ा धोखा दिया था। बिल्कुल जायज सवाल है। उन्होंने बहुत ही रिस्की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को AAA जैसी टॉप रेटिंग दे दी थी। आपका सवाल बिल्कुल सही है और ये हमें इस विषय की गहराई में ले जाता है। सर्टिफिकेशन एक समाधान है, लेकिन वो खुद भरोसेमंद होना चाहिए। सही बात है। अगर सर्टिफिकेट देने वाला ही बेईमान निकल जाए तो वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कम करने की जगह और बढ़ा देता है। और यही हमें इस समस्या के दो बड़े और खतरनाक परिणामों की ओर ले जाता है।
एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मार्केट फॉर लेमन्स वाली जो समस्या है, जहां बाजार में गलत तरह की चीजें ही रह जाती हैं, क्या इसी को एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं? हाँ, इसी से जुड़ा हुआ पहला कॉन्सेप्ट है एडवर्स सिलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब जानकारी का असंतुलन होता है तो बाजार में गलत तरह के लोग या प्रोडक्ट्स ही सौदे के लिए आगे आते हैं। मतलब जिस पार्टी के पास छुपी हुई जानकारी का फायदा होता है वही उस सौदे को करने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। इंश्योरेंस वाले उदाहरण से समझना शायद आसान होगा। जरूर, हेल्थ इंश्योरेंस का उदाहरण सबसे अच्छा है। सोचिए, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक कौन होगा? जिसे अपनी खराब सेहत के बारे में पता है या जिसकी लाइफस्टाइल बहुत रिस्की है। जाहिर है, इंश्योरेंस कंपनी के पास हर आवेदक की पूरी और सच्ची जानकारी नहीं होती। इससे होता यह है कि कंपनी के पास हाई रिस्क वाले ग्राहक ज्यादा आ जाते हैं। कंपनी को लगता है कि वो एक मिले जुले ग्रुप को इंश्योर कर रही है, लेकिन असल में उसके ज्यादातर ग्राहक वही होते हैं जिनके बीमार पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसी को एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं। जी, कंपनी को प्रीमियम तो स्वस्थ लोगों के हिसाब से रखना होता है, लेकिन क्लेम करने वाले ज्यादातर बीमार लोग होते हैं, जिससे उसका पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता है। और शायद यही चीज लोन यानी क्रेडिट मार्केट में भी होती होगी। बिल्कुल। जहां वो लोग लोन के लिए सबसे ज्यादा भागते हैं जिनका चुकाने का इरादा ही नहीं होता। सही। जो कर्ज लेने वाला जानता है कि उसकी माली हालत खस्ता है, वो लोन लेने की सबसे ज्यादा कोशिश करेगा। अगर बैंक सही से जांच नहीं कर पाता तो उसके पास ऐसे ही रिस्की कर्जदार जमा हो जाएंगे और नतीजा बैंक के डिफॉल्ट बढ़ जाएंगे। तो ये तो हुई सौदा होने से पहले की प्रॉब्लम। लेकिन सौदा होने के बाद क्या होता है? वाह, क्या बढ़िया ट्रांजिशन है। यहीं से दूसरी और शायद ज्यादा खतरनाक समस्या शुरू होती है, जिसे कहते हैं मॉरल हैजर्ड। मॉरल हैजर्ड? एडवर्स सिलेक्शन सौदा होने से पहले की जानकारी के गैप की समस्या है, जबकि मॉरल हैजर्ड सौदा होने के बाद के व्यवहार में आने वाले बदलाव की समस्या है। मतलब एक बार सुरक्षा मिल गई तो इंसान लापरवाह हो गया? एकदम सही। मॉरल हैजर्ड तब होता है जब एक पार्टी किसी भी तरह के रिस्क से सुरक्षित होने के बाद ज्यादा जोखिम भरा व्यवहार करने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो नुकसान की भरपाई कोई और करेगा। हाँ, ये तो होता है। जैसे ही कोई दोस्त किसी और की गाड़ी चला रहा होता है, उसकी ड्राइविंग थोड़ी ज्यादा ही रफ हो जाती है। हाँ। क्योंकि टेंशन गाड़ी के मालिक की है। बिल्कुल। लेकिन फाइनेंशियल दुनिया में इसका कोई बड़ा उदाहरण? नोट्स में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का जिक्र है। हाँ, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये क्या होता है? इसे सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए। आपको डर है कि वो पैसे वापस नहीं करेगा। तो आप एक तीसरी पार्टी, मान लीजिए एक बीमा कंपनी के पास जाते हैं और उसे 5 रुपए देकर कहते हैं कि अगर मेरा उधार लेने वाला भागा तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। अच्छा, एक तरह का इंश्योरेंस। हाँ, ये 5 रुपए का सौदा ही क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है। अब यहाँ मॉरल हैजर्ड कैसे आता है? जिस बैंक ने अपने लोन पर ये इंश्योरेंस खरीद लिया है, अब वो शायद और भी ज्यादा रिस्की लोगों को लोन बांटना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर लोन डूबा भी तो बीमा कंपनी पैसे भर देगी। यहां रिस्क लेने वाले का व्यवहार बदल गया, क्योंकि रिस्क का परिणाम कोई और भुगतेगा। ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो थ्योरी लगते हैं, लेकिन नोट्स इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि 2007-8 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हाथ नहीं था, ये उस संकट की बुनियाद में था। 2008 का संकट एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड, इन तीनों का एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी है। अच्छा, इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। जरूर। कहानी शुरू होती है अमेरिका से, जहां बैंकों ने लोगों को घर खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर लोन दिए। ठीक है। इनमें कई लोन ऐसे लोगों को दिए गए जिनकी लोन चुकाने की क्षमता बहुत कम थी। इन्हें सब प्राइम लोन्स कहा गया। ये था एडवर्स सिलेक्शन, जहां रिस्की कर्जदार सिस्टम में आ गए। फिर क्या हुआ? इसके बाद बैंकों ने एक बहुत चालाकी भरा काम किया। उन्होंने इन हजारों अच्छे बुरे लोन्स को एक मिक्सी में डालकर एक साथ मिला दिया। ओके। और उनके आधार पर एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाया, जिसे मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज या MBS कहा गया। इसे थोड़ा और आसान करेंगे। समझिए जैसे आपने फलों की एक टोकरी बनाई। हाँ। इसमें कुछ अच्छे सेब हैं और बहुत सारे गले हुए संतरे भी हैं। फिर आपने इस पूरी टोकरी को बहुत सुंदर तरीके से पैक करके एक फ्रूट बास्केट के नाम से बेच दिया और बाहर लेबल लगा दिया एकदम ताजे फल। यही MBS था। और ये फ्रूट बास्केट उन्होंने किसे बेचा? उन्होंने ये MBS दुनिया भर के निवेशकों को बेचा।
पेंशन फंड्स, दूसरे देशों की सरकारें, आम निवेशक, सबको। और ये कहकर बेचा कि ये बहुत सुरक्षित हैं। हाँ, उन्हें ये कहकर बेचा गया कि ये AA रेटेड निवेश हैं। तर्क ये दिया गया कि ये हजारों होम लोन पर आधारित हैं और भला कोई अपना घर क्यों डूबने देगा। तो इसमें जानकारी का असंतुलन कहाँ था? जानकारी का गैप यही था उस फ्रूट बास्केट के अंदर। अच्छा। इन MBS को बनाने और बेचने वाले बैंकों को ये अंदर की जानकारी थी कि इस टोकरी में बहुत सारे गले हुए संतरे यानी रिस्की सबप्राइम लोन हैं। लेकिन खरीदने वालों को ये नहीं पता था। उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें तो बस बाहर का ताजे फल वाला AAA रेटेड लेबल दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे सबसे सुरक्षित चीज में निवेश कर रहे हैं। और फिर जब लोगों ने लोन चुकाना बंद कर दिया तो वो टोकरी खुल गई। बिल्कुल। जैसे ही हजारों लोगों ने एक साथ लोन चुकाना बंद किया, वो सुरक्षित MBS कागज के टुकड़े बन गए और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ढह गया। ताश के पत्तों की तरह। बेचने वालों ने जानकारी के इस असंतुलन का फायदा उठाकर तब तक खरबों डॉलर का मुनाफा कमा लिया था। तो आखिर हम इससे क्या समझें? मतलब ये एक इतनी गंभीर समस्या है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है। तो क्या बाजार के पास इससे निपटने के कोई तरीके नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाजार खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। नोट्स में 2 समाधान बताए गए हैं, सिग्नलिंग और स्क्रीनिंग। इन समस्याओं से निपटने के लिए बाजार के अंदर ही कुछ तंत्र विकसित हुए हैं। पहला तरीका है सिग्नलिंग, यानी संकेत देना। इसमें क्या होता है? इसमें जिस पार्टी के पास ज्यादा जानकारी होती है वो अपनी अच्छी क्वालिटी साबित करने के लिए दूसरी पार्टी को भरोसेमंद सिग्नल भेजती है। जैसे जॉब मार्केट में कोई उम्मीदवार अपनी अच्छी डिग्री या सर्टिफिकेट्स दिखाता है। बिल्कुल। एक अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स या एक शानदार पिछला रिकॉर्ड, ये सब एक सिग्नल है। उम्मीदवार बिना बोले ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझमें और बाकियों में फर्क है, और ये रहे सबूत। लेकिन क्या ये सिग्नलिंग हमेशा काम करती है? कई बार तो बहुत अच्छी डिग्री वाले लोग भी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत अच्छा सवाल है। सिग्नल की विश्वसनीयता उसके कॉस्ट यानी लागत पर निर्भर करती है। लागत? हाँ, एक असली इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने में 4 साल की मेहनत और लाखों रुपए लगते हैं। क्योंकि ये इतना महंगा और मुश्किल है, इसीलिए ये एक भरोसेमंद सिग्नल है। कोई आसानी से इसकी नकल नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये तो हुई जानकारी वाले की बात कि वो सिग्नल भेजकर खुद को साबित करे। लेकिन जिसके पास जानकारी नहीं है वो क्या कर सकता है? नहीं, वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। यहीं पर दूसरा तरीका काम आता है, जिसे कहते हैं स्क्रीनिंग, यानी छानबीन करना। ये सिग्नलिंग का उल्टा हुआ। बिल्कुल। स्क्रीनिंग में जिस पार्टी के पास कम जानकारी होती है वो सही जानकारी निकालने के लिए खुद मेहनत करती है। जैसे सेकंड हैंड कार खरीदने वाला व्यक्ति कार को किसी भरोसेमंद मैकेनिक से चेक करवाता है। एकदम सही। ये स्क्रीनिंग का क्लासिक उदाहरण है। इसी तरह एक इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देने से पहले आवेदक का पूरा मेडिकल चेकअप करवाती है। या फिर कोई कंपनी नौकरी देने से पहले कई राउंड के इंटरव्यू और बैकग्राउंड चेक करती है। जी, ये सब स्क्रीनिंग के ही तरीके हैं जिनका मकसद जानकारी के गैप को कम करना है। तो इन दोनों तरीकों का मकसद एक ही है, जानकारी के पर्दे को हटाना, ताकि एक बेहतर सौदा हो सके। सही कहा। सिग्नलिंग और स्क्रीनिंग दोनों ही एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए बाजार के अपने बचाव के तंत्र हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि हमने एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। हमने देखा कि कैसे जानकारी का एक छोटा सा गैप मार्केट फॉर लेमन्स जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजार्ड जैसी बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है, और यहाँ तक कि 2008 जैसे वैश्विक वित्तीय संकट का कारण भी बन सकता है। और हमने ये भी देखा कि बाजार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहता, बल्कि सिग्नलिंग और स्क्रीनिंग जैसे तरीकों से इस समस्या से लड़ने की कोशिश करता है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। नौकरी ढूंढने से लेकर इंश्योरेंस खरीदने तक और निवेश करने तक। हर उस जगह जहां एक पार्टी दूसरी से ज्यादा जानती है, वहां ये सिद्धांत काम कर रहा होता है। इन नोट्स में समाधान के तौर पर लोगों और कंपनियों के प्रयासों की बात की गई है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये उठता है कि आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या ज़ोमैटो या अमेज़न जैसे ऑनलाइन रिव्यू प्लेटफॉर्म्स या फिर ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी जानकारी के इस असंतुलन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं और एक पूरी तरह से पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बाजार बना सकते हैं? हाँ, या फिर ये टेक्नोलॉजी ही जानकारी छिपाने के और भी जटिल और नए तरीके पैदा कर सकती हैं, जहां आम इंसान और भी अकेला पड़ जाएगा। इस पर सोचना वाकई जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा।